हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर सुपर एपिसोड ऑफ द सुपर फैन। तो द बैटमैन देखने के बाद इस मूवी को लेकर मेरी कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स थी, और अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो चिंता मत करो। बिना स्पॉइलर दिए मैं द बैटमैन मूवी का रिव्यू करूंगा और इन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा कि क्या ये मूवी अभी तक बैटमैन की सबसे बेस्ट मूवी थी, या फिर क्या बैटमैन एक्चुअली में हीरो है भी या नहीं। तो अपने 500 फॉलोअर्स को स्नाइपर बनाने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही फैंस की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई थी, क्योंकि लोग इस बैटमैन को और इस मूवी को क्रिश्चियन बेल की ट्रिलॉजी से कंपेयर कर रहे थे, जो कि होना बनता भी था, क्योंकि आखिर 10 साल के बाद हमें बैटमैन की सोलो मूवी देखने के लिए मिली है। पर उसके भी ऊपर ये अपने बैटफ्लैक का रिबूट था, क्योंकि इस साल रिलीज होने वाली द फ्लैश में स्नाइडर भैया का पत्ता काट देंगे वार्नर ब्रदर्स। तो अब जब रिबूट होगा तो लोग ऑलरेडी पिछले वाले कैरेक्टर से अच्छा कैरेक्टर एक्सपेक्ट करेंगे, या एटलीस्ट उसके जैसा तो होना ही चाहिए। पर मैं शुरू में ही बता दूं, ये मूवी इन सब चीजों से भी 2 कदम आगे जा चुकी है। अब बात करते हैं मूवी की। तो इसकी स्टार्टिंग बैटमैन की नरेशन से होती है, जो कॉमिक बुक फैंस के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड अगर आप एक कॉमिक फैन हो तो आपको भी कॉमिक्स की फील आई होगी, जहां स्टार्टिंग नरेशन से होती है और हीरो के डायलॉग साइड में लिखे होते हैं, वैसा कुछ। अभी जो स्टोरी थी वो बैटमैन के ईयर 2 की स्टोरी थी। मतलब इस यूनिवर्स में ब्रूस वेन ऑलरेडी बैटमैन बन चुका है, उसके पास अपने बहुत ज्यादा हाईटेक गैजेट्स हैं, वो ऑलरेडी 1 साल से गॉथम को सेव कर रहा है। बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन ईयर 2 हमें उसके कैरेक्टर में अभी भी एक्सपीरियंस की कमी दिखती है। एंड दिस मीन्स कि ये बैटमैन की स्टार्टिंग है इस यूनिवर्स में। और इसकी कुछ चीजों को देखकर मुझे स्पाइडरमैन 1 की याद आ गई, जहां उसकी पावर्स उसके लिए नई होती हैं और वो उन्हें एक्सप्लोर कर रहा होता है। एंड यही बात मैंने अपनी ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में भी बताई थी कि इस बैटमैन को थोड़ा रियलिस्टिक दिखाया जाएगा, क्योंकि इस मूवी में तो बैटमैन गिरता भी है, डरता भी है, गलतियां भी करता है, और अगर फाइट हो रही है तो वो वन साइडेड फाइट नहीं होगी, बल्कि बैटमैन की धुलाई भी हमें देखने को मिलती है इस मूवी में। प्लस अगर हम बात करें क्रिश्चियन बेल या बैटफ्लैक की, तो उनके बैटमैन का एक डर होता था उनके विलन्स और गॉथम के लोगों के अंदर। पर जहां तक अपने बैटिंसन की बात है तो यहाँ हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, बल्कि उसकी रिकॉग्निशन हल्की सी कॉमेडिक वे में दिखाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि कोई उसको फ्रीक बोल रहा है तो कभी ये पुलिस से बचते हुए भाग रहा है, जो कि नॉर्मली हमें बैटमैन मूवीज में देखने के लिए नहीं मिलता। एंड एक जगह इसकी बहुत अच्छी लैंडिंग हो रही थी, पर वहां भी ये फेल हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो इसको एक अनट्रेन्ड कैरेक्टर बना देते हैं। खैर, जहाँ तक बात स्टोरी की है तो मूवी की स्टोरी कुछ ऐसे है कि गॉथम के जो करप्ट लोग थे उनको रिडलर मारना स्टार्ट कर देता है, और बैटमैन के लिए जानबूझकर क्लूज छोड़ता है, और बैटमैन उन क्लूज के थ्रू ये पूरी मिस्ट्री सॉल्व करता है। एंड ये जो क्लूज का पूरा सिलसिला था वो भी उसका एक मास्टर प्लान होता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। एंड ये जो स्टोरी थी वो कुछ हद तक एक क्राइम मिस्ट्री जैसी थी, जहाँ ऐसे करप्ट लोगों की वजह से बहुत बड़े बड़े विलन्स बनने शुरू हो गए थे, और रिडलर उनमें से एक था, या फिर अभी तक सबसे पहला विलन था। एंड क्योंकि इतनी देर से मैं पॉजिटिव्स काउंट करता जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मूवी में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सबसे पहले तो ये मूवी एक स्लो पेस लेकर चलती है, जो इसकी स्टोरी को अच्छे से सेटअप करता है। पर आई थिंक कि अगर ये लोग मूवी में थोड़े बहुत कट्स कर भी देते तब भी मूवी उतनी ही अच्छी होती, क्योंकि 3 घंटे थिएटर में बैठकर एक स्टोरी को देखना हर किसी को पसंद नहीं होता। तो मूवी की ड्यूरेशन अगर 2.5 घंटे होती ना तब भी चलता। फिर आता है दूसरा नेगेटिव पॉइंट, लो एक्शन सीक्वेंसेस। अब देखो, अगर हम पिछली बैटमैन मूवीज की बात करें तो उनमें हमें बैटमैन की ब्रुटैलिटी और बहुत तगड़ा एक्शन देखने के लिए मिला था, पर जब बात द बैटमैन की आती है तो यहाँ हमें एक्शन उस लेवल का देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि इस कैरेक्टर में वेंजेंस वाला फैक्टर हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है वो फैक्टर कम होता जाता है, और उसी के साथ एक्शन भी, खासकर कि क्लाइमैक्स में, जहाँ मैं सबसे ज्यादा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे पर्सनली एक विजिलेंटी कैरेक्टर के साथ R रेटिंग देखना काफी ज्यादा पसंद है, और हमने आज तक ऐसा ही बैटमैन देखा है। पर अगर आप इस चीज से डिसअपॉइंट हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है, जो मूवी देखकर क्लियर हो जाना चाहिए, कि क्या ये वाला बैटमैन एक विजिलेंटी है या फिर एक डिटेक्टिव। तो देखो, ये वाला बैटमैन एक डिटेक्टिव जैसा है, जिसका प्राइम मोटिव क्राइम को खत्म करना था, ना कि उससे फाइट करना। प्लस ये सिर्फ गॉर्डन की ही मदद नहीं करता, बल्कि पूरी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर काम करता है, और इस मूवी में मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है, जो कि एक्चुअली में बैटमैन की कॉमिक्स में होता है। अगर आपने बैटमैन कोर्ट ऑफ आउल्स या फिर द लॉन्ग हैलोवीन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये मूवी उन कॉमिक्स से कितनी ज्यादा इंस्पायर्ड है। एंड मैट रीव्स ने हमें एक प्रॉपर कॉमिक बेस्ड बैटमैन मूवी दी है। इसके बाद एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस मूवी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी दिखाया गया है, जो कहीं कहीं बैटमैन वाली फील को खत्म कर देता है। एंड सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर जो मुझे लगता है इस मूवी में, वो है इस मूवी के ट्रेलर्स। मतलब ट्रेलर में हमें लिटरली एक एक इम्पोर्टेंट शॉट दिखाया गया था,
एंड जिसने भी इसके सारे ट्रेलर्स देखे थे वो मूवी के उन वाओ मोमेंट्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है और इसी वजह से फैंस की एक्साइटमेंट थ्रू आउट द मूवी काफी लो थी। अब देखो, इस सिचुएशन को डायरेक्टर्स को समझना पड़ेगा कि ऑडियंस को क्या दिखाना है और क्या नहीं। एंड अगर हम ट्रेलर्स की बात कर रहे हैं तो एमसीयू को कंसीडर तो करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो ट्रेलर में हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर या आधी चीजें दिखाकर हमें गुमराह करते हैं और मूवी में कुछ और दिखाते हैं, लेकिन यही एक ऐसा तरीका है जिससे मैक्सिमम लोग आपकी मूवीज को देखेंगे और उसके लिए एक्साइटेड होंगे और यही एक्साइटमेंट थ्रू आउट द मूवी महीनों तक बनी रहती है और तभी वो मूवी बहुत ज्यादा हिट होती है, क्योंकि फैंस यही वाओ मोमेंट्स थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो आई थिंक बाकी सभी स्टूडियोज को ट्रेलर्स के लिए एमसीयू वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, क्योंकि मूवी और मूवी की स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपको उसे मेमोरेबल बनाना है तो ऐसे वाओ मोमेंट्स देने ही होंगे जिन्हें ऑडियंस हमेशा याद रखे। अब बात करते हैं मूवी के कैरेक्टर्स पर। तो सबसे पहले आता है अपना बैटमैन या फिर ब्रूस वेन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुका हूँ, पर यहाँ मैं स्पेशली इसके डिटेक्टिव नेचर की बात करूंगा, क्योंकि बैटमैन चाहे कितना भी तगड़ा हो, अगर वो मिस्ट्रीज सॉल्व नहीं कर पाता तो उसमें से बैटमैन वाली फील चली जाती है। एंड ये नेचर हमें अभी तक के बैटमैन में देखने के लिए उतना नहीं मिला था जितना हमें इस वाले बैटमैन में देखने के लिए मिला है। इसके नेचर ने इसकी बहुत ज्यादा हेल्प करी है गॉथम के कल्प्रिट्स को ढूंढने में, जिसमें डीए से लेकर मेयर तक न जाने कितने लोग थे। फिर अपने इसी नेचर की वजह से वो रिडलर की रिडल्स का आंसर भी चुटकियों में दे रहा था और उसकी हिडन लैंग्वेज में लिखे क्रिप्टिक मैसेजेस को भी ढूंढ रहा था। पर जब हम ब्रूस वेन और बैटमैन बोलते हैं तो हम दो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स को इमेजिन कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्रूस वेन कभी भी बैटमैन के कैरेक्टर में नहीं रहता और बैटमैन से कभी भी ब्रूस वेन वाली वाइब्स नहीं आती। पर यहाँ पर सीन थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर आप इस कैरेक्टर को देखोगे तो यहाँ आपको बैटमैन और ब्रूस वेन में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जितना सीरियस बैटमैन होता है उतना ही सीरियस ये ब्रूस वेन बनकर भी रहता है। प्लस हमें ये भी पता चला कि ये अभी तक अपने पास्ट को ओवरकम नहीं कर पाया है, जो कि हो सकता है इसकी सीरियसनेस का रीजन हो। एंड मूवी में इसके पेरेंट्स की डेथ को लेकर भी बहुत अच्छा टर्न दिखाया है, जिसके पिछले 2 सालों से ये आंसर्स ढूंढ रहा है बैटमैन बनकर। एंड लास्ट में हमें इसके कैरेक्टर में भी काफी अच्छा शिफ्ट देखने के लिए मिला था। इसके बाद बात करते हैं रिडलर की, जो इस पूरी मूवी की जान है और सबसे ज्यादा यही कैरेक्टर शाइन करता है पूरी मूवी में। एंड इसको मैं 2 फेजेस में डिवाइड करना चाहूंगा। तो पहला फेज है रिडलर विद मास्क। अब देखो, जब तक पॉल डैनो मास्क पहनकर क्राइम कर रहा था तब तक टेंशन बिल्कुल पीक पर थी इस मूवी में और रिडलर भी एक बहुत तगड़ा विलन लग रहा था। पर मास्क उतारने के बाद वो मुझे पर्सनली थोड़ा सा ऑफ लगा। अब ऐसा नहीं है कि पॉल डैनो की एक्टिंग अच्छी नहीं थी, ही लिटरली किल्ड इट एज रिडलर, पर जो इसका मास्क था ना वो इसको एक बहुत डार्क और डेडली विलन बना रहा था। फिर इसकी एक्सप्रेसिव डायलॉग डिलीवरी काफी कमाल की थी। जहाँ इसको डराना था वहाँ एक्चुअली में इसके डायलॉग से डर लगता है, और जहाँ ये अपने फॉलोअर से बात करता है वहाँ इसकी वॉइस काफी ज्यादा काम लगती है। फिर आता है पेंगुइन, जिसके पूरे मेकओवर ने सबको काफी इम्प्रेस किया है एंड कॉलिन फेरल ने सच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एज पेंगुइन। और इसका कम रोल होने के बाद भी इसकी मेजर अपीयरेंस स्टोरी के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए होती है एंड इसका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा था जिसको फैंस हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद आता है कारमाइन फेल्कोनी, जो पूरे गॉथम का बॉस था और इसके पास्ट में किए गए कुछ कामों की वजह से भी मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है और एक कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर आता है तब प्योर माफिया वाली फील देता है, जो काफी अच्छी लगती है देखने में। फिर बात करते हैं सेलिना काइल या कैट वुमेन के बारे में, जो आई थिंक अभी तक सबसे परफेक्ट कैट वुमेन थी। ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी और इसके सारे काम बिल्कुल परफेक्ट थे, फिर चाहे वो कहीं ब्रेक इन करना हो या फिर कुछ चुराना हो या फिर किसी से फाइट करनी हो। देन अपने एंडी सर्किस एज एल्फ्रेड। अब इन्होंने जितना निराश हमें वेनम 2 दिखाकर किया है, उतने ही ज्यादा परफेक्शन से इन्होंने एल्फ्रेड को प्ले करके फैंस को सेटिस्फाई भी किया है, जो ब्रूस की ठीक वैसे ही केयर करता है जैसे कि उसके फादर ने करी थी। एंड हाँ, उसने ब्रूस से बहुत बड़ी बात छुपाई थी, पर वो भी इसने ब्रूस के भले के लिए ही किया था। ये एक अच्छा कैरेक्टर था, पर इसका स्क्रीन टाइम काफी कम था एंड मैं पर्सनली इसकी और ब्रूस की केमिस्ट्री और ज्यादा देखना चाहता था। एंड एट लास्ट बात करते हैं जिम गॉर्डन की, जिसको प्ले किया है जेफरी राइट ने एंड इनका परफॉर्मेंस एज जिम गॉर्डन काफी अच्छा था। एंड गॉर्डन के कैरेक्टर से फैंस जो एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी क्वालिटीज हमें इसके कैरेक्टर में देखने के लिए मिलती हैं। कुछ जगह इनके रोल में बोल्डनेस भी देखने के लिए मिली थी और कुछ जगह पर गॉर्डन के अंदर बैटमैन के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमें वो भी देखने के लिए मिला था। एंड हैट्स ऑफ, सबकी एक्टिंग बहुत बहुत ज्यादा ऑसम थी। फिर मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो कोई कैरेक्टर नहीं है, पर इस मूवी का हर एक कैरेक्टर उसके बिना अधूरा है। गॉथम सिटी। देखो, इस मूवी को कॉमिक एक्यूरेट बोलने का एक और बड़ा रीजन ये भी है
कि कॉमिक्स में जितना इंपॉर्टेंट बैटमैन होता है उतनी ही इंपॉर्टेंट गॉथम सिटी भी होती है। एंड सच में हमें सेम चीज मूवी में भी देखने के लिए मिली, क्योंकि रिडलर की स्टार्टिंग ही गॉथम के रिन्यूअल प्लान्स को लेकर होती है। उसके बाद वहाँ के करप्शन, गॉथम सिटी की डार्क साइड और वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे एक्चुअली में वो कैसे हैं, इन सब चीजों पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। एंड ये वाली जो गॉथम सिटी थी वो एक्चुअली बिल्कुल वैसी ही थी जैसा हम इसको देखना चाहते थे, और अपने बैटिंसन की पूरी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ गॉथम के अंदर रिवॉल्व करती है, अनलाइक अदर बैटमैन मूवीज जहां गॉथम के साथ हमें ब्रूस के एक्सटर्नल सोर्सेज भी देखने के लिए मिले थे। अब बात करते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। एंड बिलीव मी, इस मूवी से मैट रीव्स ने सबको अपनी डायरेक्शन का फैन बना लिया है। मतलब इससे ज्यादा ब्यूटीफुल शॉट्स मैंने अभी तक किसी और सुपर हीरो मूवी में देखे ही नहीं है। पूरी मूवी में जो कलर ग्रेडिंग इन्होंने करी है वो डार्क होने के बाद भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और गॉथम सिटी की असली फील देती है। और इस मूवी के डायरेक्शन स्टाइल कुछ पर्टिकुलर शॉट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से सबसे पहले आते हैं क्लोजअप शॉट्स, जो कि सबसे ज्यादा यूज करे गए हैं इस मूवी में। अब चाहे बैटमैन के फेशियल एक्सप्रेशंस हो, उसकी स्लो वॉक हो, या वो कुछ भी कर रहा हो, हर चीज में एटलीस्ट एक क्लोजअप तो हमें देखने के लिए मिलता ही मिलता है। एंड बहुत सारे क्लोजअप्स हेडलाइट्स और टॉर्च के डाले गए हैं, जिनका वैसे तो कोई मतलब नहीं था, और हो सकता है ये शॉट्स बस ऑडियंस को टीज करने के लिए हों, पर सच में मुझे ये शॉट्स भी काफी ज्यादा पसंद आए थे। बस उनकी लाइट्स आंखों में चुभ रही थी, वो अलग बात है। इसके बाद कुछ ब्लर शॉट्स भी आते हैं, जिसकी वजह से पूरी मूवी की फील काफी ज्यादा ट्रिपी हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नशे करके बैठा हूँ। और जो डायरेक्शन हमें ओवरऑल मूवी में देखने के लिए मिली थी वो विजुअली बहुत अपीलिंग थी, और जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे, स्पेशली ये वाला, तो इनमें हमें वन शॉट सीक्वेंस भी दिखता है, जो मेरा अभी तक का फेवरेट एक्शन शॉट बन चुका है। मोर ओवर, जब सब कुछ कवर हो गया तो मैट भैया ने मेटाफर्स और फोरशैडोइंग भी काफी अच्छे से करी है मूवी में। अब अगर मैंने एग्जांपल दे दिए तुम बोलोगे कि स्पॉइलर दे रहा है, तो तुम खुद ही कमेंट में बता दो अगर तुमने ऐसा कुछ नोटिस किया हो तो। उसके बाद आता है इस मूवी का बीजीएम स्कोर, जो माइकल जियाचिनो ने बनाया है, और इन्होंने ही स्पाइडरमैन नो वे होम का बीजीएम बनाया था, और थॉर लव एंड थंडर का बीजीएम भी यही बनाएंगे। इस मूवी का बीजीएम इतना ज्यादा ऑसम था कि मैं परसों से उसे सुने जा रहा हूँ, और इस म्यूजिक ने काफी ज्यादा मिस्टीरियस एनवायरनमेंट और टेंशन क्रिएट कर दिया था। एंड मूवी के ऑलमोस्ट हर एक सीन में आपको ये म्यूजिक सुनने के लिए मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ अपने पर्सपेक्टिव की एंड इस क्वेश्चन की कि क्या ये मूवी अभी तक बैटमैन की सबसे बेस्ट मूवी थी, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं। मेरे लिए अभी भी द डार्क नाइट बैटमैन की सबसे बेस्ट मूवी रहेगी, और क्रिश्चियन बेल ही मेरा फेवरेट बैटमैन रहेगा। पर रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अभी तक सबसे परफेक्ट बैटमैन है, और इसकी स्टोरी सबसे ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। एंड यस, फॉर मी दिस इज द सेकंड बेस्ट बैटमैन मूवी। और इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही। ये था मेरा रिव्यू द बैटमैन मूवी को लेकर। अब तुम्हारे क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट्स में बताओ, और फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और क्या तुम जानते हो कि अगली सुपर हीरो मूवी यानी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में विलन वांडा नहीं होने वाली, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसका आइडिया तक नहीं है किसी को। अब वो कौन होगा ये जानना है तो ऊपर वाली वीडियो देखो, और अगर मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी जाननी है तो नीचे वाली वीडियो देख लो। एंड अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां मैं शॉर्ट वीडियोस में काफी वैल्यूएबल डिटेल्स बताता रहता हूँ। So that's all for today. See you soon in the next video. Till the time, try being a super fan.